मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, नेचर वाइज समझो तो जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह के, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। अगर आप उसके हिसाब से बात करो तो स्केलर्स एंड वेक्टर, स्केलर। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन स्केलर का स्केलर के साथ भी हो सकता है, स्केलर का वेक्टर के साथ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो जाए, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। ओके, ये दो तरह की क्वांटिटी हैं, तो दोनों स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक स्केलर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। जब एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट आता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी ही आता है। जो आज तक आप लोगों ने मैथ में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है वो सारा यही तो था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। तो 2 भी स्केलर 3 भी स्केलर और उससे बनने वाला रिजल्ट यानी कि 6 वो भी स्केलर हो गया। लेकिन जब आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट एक वेक्टर बनता है, रिजल्ट एक वेक्टर बनता है। लेकिन अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैन बी स्केलर एज वेल एज वेक्टर, कैन बी स्केलर एज वेल एज वेक्टर। तो रिजल्ट आपका स्केलर भी हो सकता है और रिजल्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? अभी देखो एक्सप्लेनेशन करते हैं कुछ। स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना ये हमने आज तक सीखा ही है, इज ओके। लेकिन अब आ जाओ तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो स्केलर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वेक्टर भी दो तरह का होता है। अगर मैं वेक्टर की टाइप बोलूं तो एक वेक्टर वो है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि डायमेंशन लेस, या ऐसा करते हैं उल्टा सोचते हैं इसे। जब आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर दो तरह का होता है, एक जिसका कोई डायमेंशन होता है और दूसरा वो जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ऐसे सोचो आप, ये ज़्यादा आसान रहेगा समझना। डायमेंशन लेस, एग्जाम्पल के साथ समझिए बेटा इस बात को, एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, ठीक है। और एक स्केलर है, इधर आ जाओ इस तरफ। अब एक स्केलर है, आप अगर स्केलर एक नंबर लेते हो जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेट इट विल बी 2, लेट इट विल बी 2, तो एक्सेलरेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल रिमेन एक्सेलरेशन वैल्यू डबल हो जाएगी। बोलो कुछ गलत बोल रहा हूँ? इतनी बात समझ में आ रही है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर आपके पास दो तरह के, एक ऐसा स्केलर जिसका कोई यूनिट होता है, कोई डायमेंशन होता है, एक ऐसा स्केलर जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। दो तरह की बातें हो गई ना, डायमेंशन होता है और डायमेंशन नहीं होता। मान लो मैंने अभी एक क्वांटिटी ली एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर है और इसको एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती ना, तो आप देखोगे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही रहा लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? डबल होगी। लेकिन अगर मैं इसी एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूं तो मास का तो यूनिट होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? फोर्स के बराबर हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? फोर्स के बराबर। दो बातें आपने यहां से ऑब्जर्व कर दी है। नंबर 1, जब आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वेक्टर रहता है। दूसरी बात, जब वेक्टर को आप एक ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता तो वेक्टर का नेचर चेंज नहीं करता। लेकिन जब आप उसे ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो जिसका डायमेंशन होता है तो वेक्टर का नेचर बदल जाता है। बोले इतनी बात क्लियर? इसे नोट कर लो सर। जब हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितने तरह के हो जाते हैं? दो तरह के, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। अगर रिजल्ट स्केलर हो जाएगा तो प्रोडक्ट इज नेम्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट।
और अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट वेक्टर आ जाए तो द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए दोनों प्रोडक्ट को बारी बारी से स्टडी करते हैं बेटा, दोनों प्रोडक्ट को बारी बारी से स्टडी करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट, इसमें रिजल्ट कैसा आने वाला है? स्केलर। इसमें रिजल्ट कैसा आने वाला है? वेक्टर। इसको सिंबॉलिकली डॉट बोला है ना हमने, तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी। अगर मुझे इसे सिंबॉलिकली लिखना हो तो ए क्रॉस बी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका सिंबल जो है रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्रॉस यूज कर रहे हैं और इसमें सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? डॉट। एक बात ध्यान से सुन लो भाई, अगर मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 6, 2 into 3 आंसर 6, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर कुछ और, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर कुछ और। अगर स्केलर क्वांटिटी में क्रॉस या डॉट सिंबल यूज कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट की जगह क्रॉस आ गया या क्रॉस की जगह डॉट आ गया तो रिजल्ट बदल जाएगा। ध्यान रखना इस बात। यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर डॉट और क्रॉस पर ध्यान जरूर दोगे, ऐसा नहीं है कि जब दिख गया जो कुछ आपने उठाया और लिख दिया। ए डॉट बी, अगर आप डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज ए बी कोस थीटा। बड़ा सिंपल वे से समझिए आप इसको। ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। व्हाट अबाउट बी? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। एंड व्हाट इज थीटा? द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल होगा मान लो थीटा, जो छोटा एंगल है दोनों के बीच का। सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। और जो ये डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो ए डॉट बी, ये जो रिजल्ट आएगा, मान लो मैं इसे आर बोल देता हूं, तो ये आर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। ए बी वेक्टर, बी बी वेक्टर, लेकिन ए डॉट बी स्केलर। इज इट ओके? करिए नोट बेटा इसे। देखिए एक क्वांटिटी होती है वर्क डन, W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। एक होती है पावर, एफ डॉट बी होता है। तो एफ क्या है? वेक्टर। एस क्या है? वेक्टर। व्हाट अबाउट डब्ल्यू? स्केलर, क्योंकि जो डब्ल्यू बना है वो किससे बना है? एफ और एस के डॉट प्रोडक्ट से बना है। ऐसे ही पी इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, लेकिन पी क्या हो गया? स्केलर। इतनी बात क्लियर हुई? समझ रहे हो ना बेटा? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उनसे बनने वाला रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करूंगा आपको, वहां कोस थीटा आता है ना, तो यहां साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा। अब जरा सोचिए बेटा, अभी हमने बोला कि जब हम एक वेक्टर को क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है? वेक्टर आता है। जबकि ये जो वैल्यू है ये तो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रही है ना, ए बी साइन थीटा तो इसकी वैल्यू बता रही है। तो डायरेक्शन लगाने के लिए क्या करते हैं आप? यूनिट वेक्टर डालते हो। डायरेक्शन लगाने के लिए क्या डालते हो? यूनिट वेक्टर। तो इनटू एन कैप। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई? द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। वहां क्या था? कोसाइन। यहां क्या आएगा? साइन आएगा। एंड इट हैज ए डायरेक्शन, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है? वेक्टर बनता है। तो वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या भी होती है? दूसरी चीज क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। और इट हैज ए डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या होगी? इसके बारे में बेटा पहले डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद लिखवाता हूं आपको। लिखिए इसको जल्दी से आप। नाउ मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यहां तक आपने लिख लिया, आगे लिखो आप इट हैज ए डायरेक्शन। एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है। एंड इट हैज ए डायरेक्शन which is perpendicular to the plane containing the two vectors। देखो हमने ये कहा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ए बी साइन थीटा होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। कितने प्लेन आपको बताए थे?
तीन प्लेन एक्स वाई जेड या जेड एक्स। मान लो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो ए क्रॉस बी, मैं इसको एक नाम दे दूं, लेट इट बी सी वेक्टर। इन दोनों को मिला के मैं एक सिंगल नाम दे दूं, इसको क्या बोल दूं, सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर की डायरेक्शन है ना वो जेड एक्सिस होगी। जुटोगे? अगर ए बी वाई जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस होगी, और ए बी जेड एक्स प्लेन में है तो वाई एक्सिस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड कैप, कि इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। कौन सा प्लेन? जिस प्लेन में आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करता है। लेकिन अब यहां पर एक बात और है, आपने ये तो कह दिया सर जेड एक्सिस होगा, लेकिन जेड भी तो दो तरीके से है, पॉजिटिव या नेगेटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड भी होता है। ओके, ऐसी एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी पहचान करना है। तो इस बात को बताने के लिए अब हमारे पास एक रूल है बेटा, जिसे हम राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर एक और तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं, दैट इज नेम्ड एज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब जरा दोनों रूल को समझो बेटा, दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है मान लो ये दो वेक्टर है बेटा आपका, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना? राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, स्क्रू देखा ना, पेज, उस पेज को आप इस प्लेन के नॉर्मल रखो, जैसे मैंने ये चौक रखा है ऐसे, और इसे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट कर लीजिए। पहला वेक्टर कौन सा है? ए। जो पहले नंबर पे रखा गया वो पहला वेक्टर है, और जो दूसरे नंबर पे रखा गया वो दूसरा वेक्टर है। आप इसे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट कर दीजिए। ये रोटेशन दे दिया आपने, इसे फर्स्ट से सेकंड की तरफ। आप सभी को, या आप सभी ने स्क्रू देखा होगा बेटा, स्क्रू के ऊपर इस तरीके के निशान बन होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप इस पेज को घुमाते हो तो ये निशान कई बार बाहर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, कई बार अंदर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ड्रिल मशीन देखी है आपने? ड्रिल मशीन तो आपने देखा उस पर भी ऐसे निशान होते हैं। जब आप उसे चलाते हो तो जो आगे के जो निशान होते हैं वो आपको लगता है जैसे लकड़ी के अंदर जा रहे हैं या लकड़ी से बाहर आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं हम? जिधर की तरफ निशान जा रहा है इसका मतलब एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू। स्क्रू उस तरफ एडवांस कर रहा है। आप आपके स्क्रू को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट कर दीजिए। जिधर स्क्रू एडवांस होता हुआ नजर आए, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, that will be the direction of cross current. Place a right-handed screw normal to the plane containing the two vectors and rotate it in the direction from first vector to second vector. Then the advancement of the screw will be the direction of cross current. Is it okay? लिखो बेटा इसे, लिखो स्टेटमेंट। राइट एंड थंब रूल को भी समझ लो बेटे। राइट एंड थंब रूल क्या कहता है? राइट एंड थंब रूल ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड को यूज करेंगे और राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे। पहला वेक्टर फिर बोल रहा हूं, वो जो इस प्रोडक्ट में पहले नंबर पर आएगा, ये मेरा पहला वेक्टर है। इस डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड की उंगलियों को रखा और उसे दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। तो जिधर की तरफ थंब इशारा करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्लेस द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, देन द नॉर्मल थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इज इट ओके? अब देखो ए क्रॉस बी है, तो ए वेक्टर इधर है तो मैंने उंगलियां इधर रखी और बी इधर है तो ऐसे घुमा दिया। मान लो थंब किधर इशारा कर रहा है? बाहर। इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड या फिर पॉजिटिव एक्सिस। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो अब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस इसकी डायरेक्शन। अब मान लो बी क्रॉस ए निकालना होता तो हमें बी की डायरेक्शन में रखता है, ऐसे नहीं, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, क्योंकि ए इधर है
अगर मैं इसको ऐसे रखता तो ये ऐसे रोटेट करना पड़ता मुझे, वो बिगर एंगल हो गया, स्मॉलर एंगल ये रखा और एक ही तरफ, तो थंब किधर इशारा कर रहा है, अंदर की तरफ इशारा कर रहा है। इज इट ओके? तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर इनवर्ड। आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करें। एम आई क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? लिखना चाहोगे स्टेटमेंट? चलिए नोट कीजिए। अब यहां एक बात सोचने वाली और समझने वाली है, जब हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं तो आप कहोगे सर क्या हम हमेशा अपने साथ एक पेज लेकर बैठे? जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इसको लगाना तो आसान है, इसको समझना भी आसान है, इसके लिए कोई पेज वेज की जरूरत तो है नहीं। लेकिन एक और तरीका भी है भाई, जिसमें आपको ना तो उंगलियां मोड़नी है, ना कुछ करना है, ना पेज लेकर बैठना है। और वो तरीका क्या है? आप सिर्फ रोटेशन चेक करो। क्या चेक करो? रोटेशन। अगर आपकी रोटेशन पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अपवर्ड या पॉजिटिव, एक ही मतलब है, ध्यान से समझ लो भाई। आपको कब कौन सा वर्ड यूज करना है? जिस वक्त प्लेन आपका ऐसे वर्टिकल प्लेन दे रखा जैसे बोर्ड है तो आउटवर्ड या इनवर्ड। अगर प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अगर आपको प्लेन का नाम मेंशन है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, कोई भी नाम अप्लाई कर सकते हो। हमें क्या? तो मैं क्या बोल रहा था? एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या आएगा बोलो? इनवर्ड। परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव और इनवर्ड का मतलब नेगेटिव। यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो हमेशा होगी होगी। किस प्लेन के? जिस प्लेन में आपका वेक्टर ए और बी है। बस वो इनवर्ड या आउटवर्ड है, इसे कौन डिसाइड करेगा? रोटेशन डिसाइड करेगा। इसी कौन डिसाइड करेगा? रोटेशन। अच्छा जरा देखना बेटा, एक मिनट फिर आप नोट कर लेना। हाँ मुझे एक बात बताओ, ये दो वेक्टर मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिए, ये वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी नाउ? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओगे बेटा क्या आएगी इस केस में? अगर ये मान लो एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो पॉजिटिव। रोटेशन देखो, ए से बी की तरफ घूम जाओ थ्रू स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल के हिसाब से, तो रोटेशन कैसा नजर आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस। इज इट ओके? इन द सेम वे अगर मैं आपसे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पूछूं तो क्लॉकवाइज, तो आप देखो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा पिक्चर में, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। एम आई क्लियर? बोलो बात क्लियर हुई? तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इस सी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। करिए नोट इसे, जो भी पॉइंट आपको नोट करना है। अभी मैंने आपको स्केलर का एग्जांपल बताया था W इक्वल टू एफ डॉट एस। ऐसे वेक्टर का एग्जांपल देख लो। एक क्वांटिटी होती है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ये तो टेक्निकल वर्ड में बोल रहा हूं, L, इट इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, R क्रॉस P। तो R वेक्टर, P भी वेक्टर और L भी वेक्टर। इज इट ओके? L भी वेक्टर। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? ओके नाउ नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऐसी हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों तरफ हेडिंग डालो बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ज्योमेट्रिकल आप समझो, डॉट प्रोडक्ट ये आपका पहला वेक्टर है, वेक्टर ए, ये आपका दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इनके बीच में एंगल है। Now can you tell me the component of vector b in the direction of a? क्या b की कितनी वैल्यू a की डायरेक्शन में काम करती है बता सकते हो? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा अभी लेटेस्ट कल पढ़ कर आए हो आप, b cos थीटा, जिसके साथ एंगल होता है उसका नाम क्या वैल्यू आएगी? b cos थीटा। क्या है b cos थीटा? कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, कौन सा वेक्टर? b वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में? a वेक्टर की डायरेक्शन में। जब देखना a डॉट b की डेफिनेशन क्या होती है? a डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है ना। तो ये बी कोस थीटा को अगर मैं अलग से शो करूं तो अब आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करोगे? द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर
इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। इट ओके, लिख लो इसे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो बेटा, ये एक पैरेललोग्राम इमेजिन करो आप। ये वेक्टर ए एक साइड है, ये वेक्टर बी इसका दूसरा साइड मान लेते हैं। इस पैरेललोग्राम को पूरा कीजिए। ओके, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा भी मान लो, नेमिंग कर लीजिए ओ ए बी सी। ये एक पैरेललोग्राम आपने इमेजिन कर लिया जिसकी दो साइड दो वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलिए बेटा, याद है किसी को? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। हाइट कौन सी होगी? दिस वन, ये हाइट होगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां से, तो इसका कोई नाम रखो डी। तो बेस कितना हुआ इसमें? ओ ए इंटू हाइट कितनी हुई? सी डी। ओके, सी डी की वैल्यू निकालो पहले। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो कैन आई राइट सी डी अपॉन ओ सी इक्वल टू साइन थीटा? बोलो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी साइन थीटा। यहां पुट करो, तो ओ ए इंटू ओ सी साइन थीटा। ओ ए देखो ए के बराबर है। अब ये मैग्नीट्यूड है भाई, वेक्टर नहीं है। ओ सी बी के बराबर है इंटू साइन थीटा। ओ सी देखो बी के बराबर है, ओ ए के बराबर है इंटू साइन थीटा। आपने ये वर्ड पढ़ा है कई बार, ए बी साइन थीटा अभी पढ़ा है। ए क्रॉस बी के बराबर, रादर इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब समझ में आया? मतलब ये है ज्योमेट्रिकली कि अगर दो वेक्टर ए और बी किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। If two vectors are represented by the two sides of a parallelogram, then area of the parallelogram is given by the magnitude of cross product. कर लो नोटिस। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो बेटा आप सभी। अब सब कुछ पढ़ लिया ना आपने? डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में कितना एंगल होगा, ये बताना है आप। सोचिए आप, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो बोलो। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, जस्ट बोलिए ए से बी की तरफ रोटेशन चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस आएगा आंसर। अगर ये एक्स वाई प्लेन है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी हो, तो ये ए क्रॉस बी की है। अब जरा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालना, क्या आएगा? बोलो ना बेटा, नेगेटिव जेड एक्सिस आएगा। ए क्रॉस बी, ये जेड एक्सिस डिजाइन कर दिया मैंने। ए क्रॉस बी इधर की तरफ जा रहा है, तो बी क्रॉस ए इधर की तरफ जा रहा है। कैन यू टेल मी द आंसर नाउ? 180 डिग्री। नोट डाउन इट। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव होता है बेटा, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होती है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है बेटा? एंटी कॉम्यूटेटिव। आपको सुबह मैंने इसके बारे में बताया भी था, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा। लास्ट में क्वेश्चन लिखवाया था आपको, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? 180 डिग्री। तो एंटी कॉम्यूटेटिव यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती।
बल्कि माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होती है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होती है, एंटी कॉम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, एडिशन पर बढ़ जाते हैं बेटा ये, मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टी है बेटा जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन्हें जस्ट अप्लाई करेंगे, इन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं ना। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर हैं बेटा, टू पैरेलल वेक्टर्स, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो आप। अगर पैरेलल वेक्टर तो बोलो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा दो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और सॉरी ए बी कॉस थीटा, और थीटा 0 है तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ए इंटू बी के बराबर आ गया। सो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इज इट ओके। जबकि अगर इधर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, देखना, 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, इट बिकम्स 0। तो दो पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट आपका उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन कैसे आपको मिलता है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मानो ये कह के प्रूव करके दो कि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो मैं उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करके दूंगा आपको, 0 प्रूव करके दूँ। अगर दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका नाम वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। अगर मैं आपसे पूछूं ए डॉट ए की वैल्यू बताओ बेटे, ए डॉट ए की वैल्यू, दोनों वेक्टर इक्वल है ना, और इक्वल वेक्टर तो मतलब पैरेलल ही होते हैं, तो ए डॉट ए इंटू कोस 0 हो जाएगा बेटा, कोस 0 1, तो ये ए स्क्वायर के बराबर होगा, इज इट ओके। जबकि अगर मैं आपसे ए क्रॉस ए की वैल्यू पूछूं तो दैट विल बिकम इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए की वैल्यू पूछी जाए तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी भाई, बोलो आई डॉट आई की वैल्यू, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कोस 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ये सारी वैल्यू 1 हो गई, तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे आई क्रॉस आई पूछूंगा तो दैट विल बिकम 0, समझ रहे हो ना, आई क्रॉस आई 0, आई डॉट आई 1, ऐसे ही जे डॉट जे पूछा जाए तो 1, के डॉट के पूछा जाए तो वो भी 1, और अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो तो जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। तो ये है आपका बेटा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में। पैरेलल की बजाय अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, बोलो क्या होगा, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो ए बी कोस 90 हो गया, और कोस 90 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट पर आ जाइए, क्रॉस प्रोडक्ट पे देखो, साइन 90 इंटू एन कैप, साइन 90 1 हो गया, तो दैट विल बिकम इक्वल टू ए बी एन कैप, ओके। अब जरा यहाँ आंसर बोलना बेटा, सर ध्यान से देखो, आई डॉट जे कैप बोलो 0, क्यों,
आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस। आई कैप जे कैप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा 90 दैट विल कम्स आउट टू बी 0। इन द सेम वे अगर मैं आपसे जे डॉट के पूछूं तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाई और ये जेड एक्सिस हो गया। अगर मैं आपसे जे डॉट आई पूछूं तो ये भी 0 आएगा। अगर मैं आपसे के डॉट जे पूछूं तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट के या के डॉट आई, ये वैल्यू भी क्या आ जाएंगे 0। बट नाउ देयर यहाँ इसको ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे पूछता हूं आई क्रॉस जे, ध्यान से देखना बेटा, मुझे यही बोलने देना, एक बार ध्यान से सुनिएगा। आई क्रॉस जे, थीटा तो वही 90 हुआ, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 और साथ में आएगा एन कैप। ये सारी वैल्यू तो 1 हो गई। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एन कैप हियर? एन कैप मतलब क्या होता है? एन कैप का मतलब बोलो, डायरेक्शन होती है। एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? यानी कि इस आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यही बोला था ना, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स होती है। यहाँ कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। इसका मतलब एन कैप जो है वो के कैप वाली डायरेक्शन में होगा। भाई जेड एक्सिस का मतलब के कैप होता है ना, पक्का सभी को श्योर है? अब मुझे ये बता दो, प्लस की माइनस, ये आई कैप, ये जे कैप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आई कैप की डायरेक्शन, ये जे कैप की डायरेक्शन, ये के कैप की डायरेक्शन। आई से जे की तरफ रोटेट करोगे, बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन बोलो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि आई क्रॉस जे वो के कैप के बराबर आ जाएगा। एग्री विद मी? एंड कैन यू टेल मी नाउ जे क्रॉस आई? नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ रोटेशन जे से आई की तरफ देखोगे क्लॉकवाइज तो माइनस के कैप आ गया। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं जे क्रॉस के बेटा, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस के हियर? पॉजिटिव। तो आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के प्लस आई कैप और के क्रॉस जे माइनस आई कैप। इन द सेम वे अगर मैं आपसे के क्रॉस आई पूछूं तो भाई जे कैप तो आएगा ही ना भाई, के आई है तो जे तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये एक्स और ये जेड हो गया। अब के से आई एंटी क्लॉकवाइज प्लस और आई क्रॉस के पूछा जाए तो नेगेटिव है। ये डायरेक्शन देख लीजिए बेटा सभी के सभी, ध्यान रखना। जब मैं इसको देख रहा हूं तो इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होता है। ये तो पक्का हो गया कि आई जे है तो आंसर के आएगा, जे के है तो आंसर आई आएगा, के आई है तो आंसर जे आएगा। प्लस माइनस रोटेशन चेक करके देख लेंगे। ओके, नोट इट डाउन। ऐसे ही अब हम लोग पढ़ेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी। पहले डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट मतलब क्या है इसका पहले ये समझ लो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपको मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर की वैल्यू पता है, बी वेक्टर की वैल्यू पता है, थीटा पता है तो आप ए डॉट भी निकाल दोगे। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि जो वेक्टर्स होते हैं दे कैन बी रिटन लाइक दिस। जैसे मान लो मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हम वेक्टर को ऐसे भी तो लिखते हैं। दिस आर कॉल्ड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, जिसमें i कैप के साथ जो वैल्यू आती है उसको हम ax लिखते हैं, याद है ना आपको? और j कैप के साथ ay और k कैप के साथ क्या आएगा? az। ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये आपका b वेक्टर हो गया। मान लो bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। आपको वेक्टर इस फॉर्म में देखें और मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्या करोगे? इसका प्रोडक्ट करो। मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ बेटा, ज़्यादा आपको इतना अंदर जाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। मान लो आपने ए डॉट बी किया, ए डॉट बी करोगे तो आप करोगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप ऐसे लिखोगे इसे, राइट?
ऐसे लिखोगे ना भाई। फिर क्या करोगे, ए एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ प्रोडक्ट करो। जैसे नंबर प्रोडक्ट करते हो आप, मान लो मैं आपको कहूँ 2x + 3y को मल्टीप्लाई करो 4x + 5y से, तो आप क्या करते थे, पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 3y को दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर पहले ax i कैप को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ay को कर लो, फिर az को कर लो। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे i कैप आ रहा है, i कैप j कैप आएगा, i कैप k कैप आएगा, तो आप इनके जो सीक्वेंस है, कोई चीज़ अगर पहले आ रही है तो पहले, तो आपको जो सीक्वेंस है ना वो चेंज नहीं होने देनी है। जैसे मैं ax i कैप से तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो गया ax bx, मैग्नीट्यूड तो बाहर आ गया और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में चला गया, प्लस ax by i कैप डॉट j कैप। देखो ध्यान से, i कैप पहले था तो मैंने पहले लिखा है, और j कैप बाद में था तो बाद में लिखा है। जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, उस वक्त तो शायद आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। i डॉट j या j डॉट i दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, i डॉट j और j डॉट i बराबर होते हैं। तो ax bx ये हो गया। ऐसे ही आप ax bz करोगे, i डॉट k हो जाएगा। ऐसे ही ay के साथ चलोगे। तो देखो मैंने एक प्रोडक्ट किया, ऐसे ही ay के साथ करना, ऐसे ही az के साथ करना। बोलो i डॉट i किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। i डॉट j 0, अभी कुछ देर पहले पढ़ा आपने, i डॉट k 0, ये 1 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। ऐसे में जब आप ay का by से प्रोडक्ट करोगे तो ay by इंटू j डॉट j आएगा, वो 1 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरे में az bz आएगा, k डॉट k वो 1 आएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ से ax bx बचेगा, दूसरे वाले से ay by और तीसरे वाले से az bz। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये है बेटा आपका a डॉट b इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। करो इसे ना, फिर ना क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। ऐसे मान लो वेक्टर a और वेक्टर b दे रखा है और आपको a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b। इसी तरीके से सोल्व करोगे आप, a क्रॉस b को इसी तरीके से सोल्व करोगे, तो वहां पर जब i क्रॉस i आएगा वो तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस j आएगा वो k कैप आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा बेटा, i कैप इंटू ay bz माइनस az by। अभी आपको याद करना भी सिखाता हूँ इसे, और दूसरे तरीके से इसे सोल्व करना भी सिखाता हूँ। i कैप इंटू ay bz माइनस az by, फिर आएगा माइनस j कैप, क्या आएगा, माइनस j कैप इंटू az bx माइनस ax bz, फिर आएगा प्लस k कैप इंटू ax by माइनस ay bx। आप इसे प्लीज एक बार नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया है। अब देखिए इसको सोल्व करना कैसे। जब आपको ये चीज देखो, इसको याद करना मुश्किल होता है, तरीका है वैसे इसको याद रखने का, वो भी आपको बताता हूँ। पहले इसको सोल्व करने का तरीका देखो, आप इसे ऐसे लिख लो भाई, इधर लिखो i कैप j कैप k कैप। अब a क्रॉस b है ना, तो पहले a है तो a के कंपोनेंट i के नीचे ax, j के नीचे ay और k के नीचे az। ऐसे ही यहां पर bx by और bz। बोले बात क्लियर। अगर a पहले है तो यहाँ a के कंपोनेंट पहले लिखे जाएंगे, और b पहले है तो पहले b के लिखे जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार इसे सुन लो बेटा, फिर लिख कर देखना आप लोग अपने आप। एक बार प्लीज मुझे सुन लीजिए ध्यान से। इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले i कैप पिक करो, i कैप, और i कैप जिन दो लाइनों में, इन दोनों लाइनों को छोड़ दो, तो 4 बच गया ना, 1 2 3 4। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट,
यानी कि ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर आएगा माइनस जे कैप, फिर आपने जे कैप को माइनस के साथ लिखना है। जे कैप जिन दो लाइनों में छोड़ दो तो ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड ए जेड, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। हाँ एक सेकंड, ठीक लिख रहा हूँ, ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स। अभी करता हूँ, छोटी सी गलती हो गई, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ क्या कर दो प्लस कर दो, प्लीज मेक इट करेक्ट, वहाँ प्लस आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो आई कैप लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, जे कैप लिया माइनस का इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस के कैप, बिल्कुल वही के कैप दोनों लाइनों में छोड़ दो। आपने पहले भी माइनस कर दिया। एक बार यहाँ ये ठीक है, के कैप आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। पहले इसे देखो, ये चीज इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। पहले इसे सोचो, ये सोल्व करना आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई कैप जिस लाइन में है, आई कैप बाहर लो, उन दोनों लाइनों को छोड़ दो, बाकी चार चीजें बच गई, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है आपने, पॉजिटिव उल्टा नेगेटिव। जे कैप लिया, दोनों को छोड़ दिया, ए एक्स बी जेड माइनस दिस वन, के कैप लिया ए एक्स बी वाई माइनस दिस वन। अब देखो यहाँ में माइनस लिख गया है, ये प्लस आना था, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, लिखा ठीक है वो मैंने, बस वो माइनस की जगह प्लस आता है। नोट कर लो, फिर आपको समझाता हूँ। इसको याद रखने का प्रोसीजर समझो कैसे है। आप ऐसे लिख लो, आई जे के, आई कॉमन लिया, पहले वाले का जे कंपोनेंट और दूसरे वाले का के कंपोनेंट, पहले नंबर पे ए और दूसरे नंबर पे बी है ना। आई कॉमन लिया, पहले वेक्टर का जे कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का के कंपोनेंट, माइनस साइन लेके इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। समझ गए? आई जे के आई जे, ऐसे लिख लो आप, लिख लिया। अब आप लिखो प्लस जे कैप, पहले वाले का जेड कंपोनेंट और दूसरे वाले का एक्स कंपोनेंट, जे कैप ए जेड बी एक्स, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो माइनस साइन के साथ। फिर के कैप, पहले वाले का एक्स और दूसरे वाले का वाई, फिर माइनस के साथ इनको इंटरचेंज कर दो। ओके, याद करो, नहीं समझ में आया ऐसे लिख लिया। आई कैप आपने लिया कॉमन, आई के बाद क्या आ रहा है जे, तो ब्रैकेट में पहले वेक्टर का जे कंपोनेंट यानी कि ए वाई और दूसरे वेक्टर का के कंपोनेंट, फिर माइनस साइन लगा के वाई और जेड को बदल दो आपस में। फिर आप के कैप को पिक करो, इससे आगे पहले वेक्टर का जेड कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, पहले का जेड दूसरे का एक्स, फिर वही वैसे ही बदल दो। ऐसे फिर के कैप पिक करो, पहले वेक्टर का एक्स और दूसरे का वाई, ये देखो एक्स बी वाई। याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा मैं तो इसी मेथड से करवाऊंगा सारे क्वेश्चन आप लोगों को, इसी मेथड से। अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। कर लो नोट एक बार इसे। सो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी निकालना है। सीख लीजिए एक बार, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप करना। जब आप ए डॉट बी निकालोगे, देखो बेटा ए डॉट बी निकालोगे तो ध्यान से देखिएगा, क्या बताया था आपको ए डॉट बी, आई की आई से प्रोडक्ट, जे की जे से प्रोडक्ट और के की के से प्रोडक्ट, बस सीधी बात है। यहाँ देखो आई के साथ कितनी वैल्यू है, यहाँ 1 का 2 के साथ
इधर आई के साथ 1 है, इधर आई के साथ 2 है, तो आई के आई से प्रोडक्ट 1 × 2, फिर प्लस का साइन, जे का जे से प्रोडक्ट 2 इंटू इसके साथ कितनी वैल्यू है -1, फिर के का के साथ इसका प्रोडक्ट -3 × 4। आई की आई से, जे की जे से और के से मल्टीप्लिकेशन करनी है, सीधी सीधी बात है, बोलो ऐसी लंबी चौड़ी चीज है। अगर मान लो बीच में कोई मिसिंग होता, मतलब मान लो वेक्टर लिखा होता आई कैप -3 के कैप और जे कैप होता ही नहीं, तो उससे 0 जे कैप ले लेना आप, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। अब सोल्व करने से देखो कितना आंसर है, 2 से -2 गया तो इट कम्स आउट टू बी -2 है। ये तो ए डॉट बी हो गया भाई। ऐसे ही एक रोज भी निकालो, एक रोज भी, अभी आपको तरीका बताया था, आप ऐसे लिखो आई कैप जे कैप के कैप, अगर कोई कमी हो तो यहां से सीख लेना भाई। अब पहला ए है ना, तो ए के कंपोनेंट आई के नीचे, आई के साथ कितनी वैल्यू है 1, जे के साथ 2 और के के साथ -3। अब बी आई के साथ 2, जे के साथ -1 और के के साथ 4। अब इसे सोल्व करो, आई कैप कॉमन, इन दोनों लाइनों में छोड़ दो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 × 4 माइनस ऑफ -3 × -1, फिर माइनस जे कैप, ये ध्यान रखना है माइनस जे कैप, इन दोनों को छोड़ा, इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 1 × 4 माइनस ऑफ -3 × 2 प्लस के कैप, इन दोनों को छोड़ दो, 1 × -1 -2 × 2, देखो क्या आंसर आ रहा है 8 और माइनस से 3, तो 5 आई कैप, 4 माइनस प्लस 6 10 हो गया, माइनस के 10 जे कैप, -1 -4 -5 के कैप, ये आपका ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया भाई। ये वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, देख लो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में आ रहा है ना, इसका मतलब ये वेक्टर है। अगर मान लो मुझसे कोई ये कह देता फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैं क्या करता? यस बेटा, ये वेक्टर आ गया ना, इसको सी मान लो, सी वेक्टर दे रखा है और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, भूल तो नहीं है ना, कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ आई का जो साथ वैल्यू 5² प्लस -10² प्लस -5², कितना आ गया 25 25 50 100 150 अंडर रूट 150, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड आपसे पूछा हो और खाली क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है तो आप यहां तक चल सकते हो। ओके, करो बेटा इस क्वेश्चन पर। ये स्टेटमेंट आपके लिए बोर्ड पर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है और इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। बोलिए कैसे करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है, तो फॉर पैरेलल वेक्टर ए क्रॉस बी शुड बी 0। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और चेक करो 0 आता है कि नहीं आता है। चेक कीजिए बेटा सभी, करो बेटा ये क्वेश्चन। ए और बी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में और इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए ए डॉट बी 0 होना चाहिए। सॉलिड एवरीवन, देखिए ये आंसर 0 आता है या नहीं आ रहा है। फाइंड ए वेक्टर which is perpendicular to both vector A and vector B। वेक्टर ए और वेक्टर बी यही ले लो जो बोर्ड पर है। आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। जब आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, लेकिन जब आपको कोई वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। यहां से ए क्रॉस बी निकालोगे वो एक नया वेक्टर आ जाएगा। आपको याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता था वो ए और बी दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर।
तो जब भी आपको एक नया वेक्टर ढूंढना हो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो तब आपने ए क्रॉस बी करना है। लेकिन अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करना है। ये ध्यान रखना है आपने। देखो आपने एक वेक्टर फाइंड आउट कर लिया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, आपका ये आंसर आ गया। और आपको क्रॉस वेरीफाई करना आपका आंसर ठीक है या नहीं है। क्रॉस वेरीफाई सुनना ध्यान से भाई। ये एक वेक्टर आ गया सी वेक्टर, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब ए डॉट सी क्या आना चाहिए 0 और बी डॉट सी ये भी 0 आना चाहिए। आपको अगर कभी क्रॉस वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं आया है, तो आप ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो। देखो 1 इंटू -40 प्लस 2 इंटू -10 प्लस -3 इंटू -20, चेक करना 0 आता है कि नहीं आता है। -40 -20 60 0 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। Is it okay? This is how you can check your answer.